डेफिनेशन कहते किसको है? ऐसे बहुत से पेशेंट्स हैं जिसको स्ट्रेनिंग करनी पड़ती है, 81% वो पॉपुलेशन है। हार्ड स्टूल 72 पॉपुलेशन है। इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन को भी क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन कहते हैं कि मींस पूरा आपका बावल एम्प्टी नहीं हुआ है, आपको फीलिंग है कि यार स्टिल बाउल एम्प्टी नहीं हुआ। 54% एब्डोमिनल ब्लॉटिंग, बहुत से लोगों को एब्डोमिनल ब्लॉट होते हैं, मींस क्रैम्प्स होते हैं 37%। और कुछ पॉपुलेशन ऐसी है जिनको जो है बाउल मूवमेंट्स पर वीक लेस देन 3 आते हैं। जैसे वीक में 7 दिन है तो सातों दिन उसको स्टूल नहीं आता है, हफ्ते में 3 दिन या 2 दिन आते हैं। तो ये सारे जो है डिफरेंट पॉइंट्स हैं जो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन को जाहिर करते हैं। क्लिनिकल अप्रोच क्या है? इज इट कॉन्स्टिपेशन? सबसे पहले ये है कि वाकई ये कॉन्स्टिपेशन है। दूसरा ये कि कोई ड्रग्स है या कोई सिस्टमेटिक डिजीज इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कोई अलार्मिंग सिम्टम्स तो नहीं है कॉन्स्टिपेशन के साथ। व्हाट इज द काज ऑफ कॉन्स्टिपेशन? ये क्लिनिकल अप्रोच हम देखेंगे आज। ये जो टिपिकल जो जो टिपिकल काजेज हैं सेकेंडरी कॉन्स्टिपेशंस के, उसमें सबसे पहले जो हमारे यहाँ ओपीडी में मरीज आते हैं कि सर हमें 8 साल से 10 साल से 5 साल से 4 साल से जो है वो कब्ज है। तो हम सबसे पहले जो है एंडोक्राइन एंड मेटाबॉलिक काजेज को रूल आउट करते हैं, जिसमें आपका डायबिटीज, थायराइड डिसऑर्डर्स, स्पेशली थायराइड में हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरकैल्सीमिया, ये वो एंडोक्राइन और मेटाबॉलिक काजेज हैं जो सेकेंडरी कॉन्स्टिपेशन कराते हैं। उसके बाद न्यूरोलॉजिकल कुछ रीजंस होते हैं, लाइक स्पाइनल कार्ड इंजरी है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है। वो आपको मरीज की हिस्ट्री से पता चल जाएगा कि इसको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है या नहीं है। पार्किंसन है, सीवी है, हर्शमन्स डिजीज है। कुछ एनोरेक्टल प्रॉब्लम होते हैं जिस वजह से मरीज को सीवियर कॉन्स्टिपेशन होती है, जिसमें एनल फिशर्स एंड स्ट्रक्चर्स, एनल स्ट्रक्चर्स होते हैं, रेक्टल स्ट्रक्चर्स होते हैं। और इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज जिसमें क्रोन्स और अल्सरेटिव कोलाइटिस दोनों आ सकते हैं। कुछ साइकोजेनिक होते हैं जिनको कोई बीमारी नहीं होती है लेकिन उनको बैकग्राउंड में कोई ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं या डिप्रेशन होते हैं, तो उनको भी क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन रहती है। आयाट्रोजेनिक मीन्स उसमें कुछ ड्रग्स आ जाती हैं, कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो काफ़ी ऐसे आपको खानी पड़ती है, जैसे आयरन सप्लीमेंट्स है, पोटेशियम सप्लीमेंट्स है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, कार्डियक की भी मेडिकेशन है, एंटी डिप्रेसेंट है, एंटी साइकेट्रिक है, एंटी साइकोसिस है, एंटी एपिलेप्टिक है। तो ये सारी दवाइयाँ जो है क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन कराती हैं। और कुछ डाइटरी लाइफ स्टाइल्स हैं, जो लो रेजिड्यू डाइट खाते हैं तो उन लोगों में ये ज़्यादा क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के चांसेस होते हैं। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन को डायग्नोज कैसे किया जाए? आपके पास एक मरीज आता है कि कंप्लेन के साथ कि मुझे पखाना नहीं आता इस तरीके से, तो कॉन्स्टिपेशन में असेस प्रेजेंस ऑफ रेड फ्लैग। तो सबसे पहले रेड फ्लैग का मकसद यह होता है कि अलार्मिंग साइंस तो नहीं है। अलार्मिंग साइंस हैं तो फिर आप उसको उस हिसाब से हैंडल करेंगे। अलार्मिंग साइन नहीं है फिर आप कहेंगे कि यार ये क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है और इसकी कोई बात नहीं है। अलार्मिंग साइन में क्या क्या आता है? ये है कि रेक्टल ब्लीड ना हो और अनएक्सप्लेन वेट लॉस ना हो, अनएक्सप्लेन एनीमिया ना हो, ओकल्ट ब्लड टेस्ट पॉजिटिव ना हो। तो ये जो है वो रेड फ्लैग साइन आप कह लें या अलार्मिंग साइन कह लें। तो सबसे पहले जब भी मरीज कोई आता है कॉन्स्टिपेशन कहता है तो आपको ये साइंस असेस करने होते हैं, क्लिनिकल एग्जामिनेशन एज वेल एज सारी। दूसरा ये होता है कि ओकेजनल आपको अलार्मिंग साइन है, जैसे ऊपर लिखा हुआ है यस, तो इवेल्युएट फर्दर, उसको फर्दर आपको इवेल्युएट करते हैं। अगर अलार्मिंग या रेड फ्लैग साइन नहीं है तो ड्यूरेशन ऑफ सिम्टम्स क्या है? लेस देन 3 मंथ है, मोर देन 3 मंथ है? अगर लेस देन 3 मंथ है तो ओकेजनल कॉन्स्टिपेशन में आता है और ट्रीट एम्पिरिकली इफ नीडेड एंड फॉलो। उसको एम्पिरिकली आप जैसे कोई भी लेक्सेटिव थेरेपी दे दें और अगर नीड है तो फॉलो अप में आप मंगाएं। अगर उसकी क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन मोर देन 3 मंथ है और अलार्मिंग साइन नहीं है तो उसको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। और उसमें आप देखेंगे ये प्राइमरी है या सेकेंडरी है। सेकेंडरी तो हमने अभी आपको जो काजेस बताए थे वो सेकेंडरी था। प्राइमरी ये होता है कि जिसमें कोई भी रीजन ना हो लेकिन मरीज को कॉन्स्टिपेशन हो, उसको अगर एब्डोमिनल पेन नहीं है तो वो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है। अगर उसको एब्डोमिनल पेन है
तो वो है तो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, लेकिन IBS-C कहते हैं उसको, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम सी। सबसे पहले जो एग्जामिन करना होता है वो क्या होता है, सबसे पहले आपको पेरिनियल एंड रेक्टल एग्जामिनेशन एसेंशियल होता है। तो इसको DRE भी आप कह सकते हैं, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन। इससे आपको पता चलता है कि कोई एनल फिशर, एनल स्ट्रक्चर, एनल फिस्टुला, एनल साइनस या थ्रोम्बोस, एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स, इवन एनल मैलिग्नेंसी। ऐसे तो नहीं है कि मरीज को तो नहीं पता होता है कि नीचे क्या हो रहा है, वो तो कंप्लेंट कह सकता है सर ब्लीड हो रहा है, पेन हो रहा है, ये है वो, उस वजह से वो अपना स्टूल ब्लॉक करके बैठा है तो उसको कॉन्स्टिपेशन होती जाती है। तो सबसे पहले क्लिनिकल एग्जामिनेशन में आपको हमेशा DRE करनी चाहिए। लैब से अभी हमने आपको कहा तो मेटाबॉलिक एंडोक्राइन वर्कअप होना चाहिए। मेटाबॉलिक में डायबिटीज था तो उसके लिए आप हेमोग्लोबिन A1C, फास्टिंग ब्लड शुगर्स वगैरह करा सकते हैं। दूसरा था वो एंडोक्राइन में, वो था कि थायराइड डिसऑर्डर्स थे। थायराइड डिसऑर्डर में आपको हाइपोथायराइडिज्म कॉमन है जो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के साथ आते हैं। हाइपरथायराइडिज्म में जो है वो लूज मोशन होते हैं, डायरिया होता है। हाइपोथायराइडिज्म के लिए आपको सीरम TSH कराना पड़ता है। और दूसरा था हाइपर कैल्सीमिया, वो भी क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के साथ आते हैं, तो आप सीरम कैल्शियम लेवल कराएंगे कि कहीं वो कम या ज़्यादा तो नहीं है। अभी जो हम पे बात कर रहे थे प्राइमरी कॉन्स्टिपेशन, जो मैंने कहा था सेकेंडरी की तो हमने बात कर ली कि मेटाबॉलिक काजेज हैं, एंडोक्राइन काजेज हैं, न्यूरोलॉजिकल काजेज हैं, साइकोलॉजिकल काजेज हैं, एनोरेक्टल काजेज हैं। ठीक है, प्राइमरी क्या काजेज है? प्राइमरी बहुत से लोग आपको जो प्रैक्टिस में मिलेंगे, क्लिनिकली प्रैक्टिस में, OPD में और आपके वार्ड में जहाँ भी आप प्रैक्टिस करेंगे, तो मोस्टली पेशेंट दे हैव प्राइमरी कॉन्स्टिपेशन। उनको कुछ भी नहीं होता है, कोई सेकेंडरी इश्यूज नहीं होते हैं उनको। प्राइमरी यही है कि पखाना नहीं आता है, रोजाना नहीं आता है, आता है तो जोर लगाना पड़ता है, या हार्ड स्टूल आता है, तो ये सारे क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन में आते हैं। या डेली बाउल हमें एम्प्टी नहीं होता, या इनएडेक्वेट एम्प्टी होता है, तो ये सारी चीजें प्राइमरी क्यों होता है? तो इसके ये 3 रीजन है। एक तो ये कि स्लो ट्रांजिट कॉन्स्टिपेशन, उसको 47% जो है वो लोग स्लो ट्रांजिट होता है। उसका स्लो ट्रांजिट का मकसद ये है कि जो स्टूल बनता है वो बनता है सीकम या टर्मिनल इलियम में, वहां से रेक्टम तक स्टूल जो पासिस होता है तो वो एक मूवमेंट्स होती है, उसको पेरिस्टल्टिक मूवमेंट्स कहते हैं, जो कॉलान में होती है। जिन लोगों की वो पेरिस्टल्टिक मूवमेंट अच्छी है तो उनका जो स्टूल है वो वहाँ जल्दी रेक्टम तक पहुँच जाता है। लेकिन कुछ लोगों का नेचुरल ये मूवमेंट्स नेचुरली ये डिक्रीज होते हैं, तो उनका जो ट्रांजिट टाइम है वो स्लो होता है। जो मैकेनिज्म 6-8 घंटे में आपका सीकम से रेक्टम तक 4-6 घंटे 8 घंटे में होना चाहिए, वो 16 घंटे में, 24 घंटे में, 48 घंटे में होता है। तो वो नेचुरल आपका एक स्लो ट्रांजिट है, ठीक है, पेशेंट्स का। दूसरा है डिससिनर्जिक डिफिकेशन। इसमें ये है कि पखाना तो वहां तक रेक्टम तक तो पहुंच जाता है, लेकिन उसको जो है, जो ब्रेन को जो सिग्नल जाने चाहिए, क्योंकि ब्रेन को जब सिग्नल्स जाते हैं तो जो है आपको स्टूल की फीलिंग होती है, तो वो कुछ लोगों को नेचुरली कम होती है। तो उसका जो सिनर्जिक होता है, एक्शन होता है, वो डिससिनर्जिक होता है। तो मोस्टली 59% उनको ये होता है। उसके बाद आपको आता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इसमें दो चीजें होती हैं, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया और मिक्स। जो कॉन्स्टिपेटेड लोग होते हैं उनमें भी यही होता है, लेकिन उनमें ये होता है कि मोस्टली दे हैव एब्डोमिनल पेन। नीचे लिखा हुआ है स्लो ट्रांजिट कॉन्स्टिपेशन एंड कॉन्स्टिपेशन प्रीडोमिनेंट IBS यूजुअली ओवरलैप इन हाफ ऑफ ईच ग्रुप, ये ओवरलैप करते हैं। तो डिससिनर्जिक डिफिकेशन पैथोफिजियोलॉजी क्या है? sole cause of constipation or coexist with slow transit constipation or IBS. Inability to coordinate abdominal, rectoanal, and pelvic muscles to facilitate defecation. फेल्योर ऑफ रेक्टो एनल कोऑर्डिनेशन में कंसिस्ट ऑफ, उसका क्यों फेलियर क्यों होता है रेक्टो एनल कोऑर्डिनेशन? impaired rectal contraction, paradoxical anal contraction और inadequate anal relaxations, तो ये होते हैं। तो ये तस्वीर है, इसमें ये शो किया गया है कि जो गुड है वो आप देख लें 35% एंगल ऑफ डिग्री पर है, जो बैड होते हैं वो 90% यूँ बैठे रहते हैं, इंतजार करते रहते हैं। तो डिससिनर्जिक जब उनकी एक्शन मूवमेंट सारी चीजें कोऑर्डिनेट होगा तो ये स्टूल आएगा। कॉमन डक्स क्या है जो कॉन्स्टिपेशन कराते हैं?
उसमें ये है हाइपर ऑस्मोलर एजेंट्स हैं लाइक कॉमनली यूज कॉन्स्टिपेशन में जो दवाइयाँ दी जाती हैं ये वो दवाइयाँ हैं जो कॉन्स्टिपेशन को तोड़ती हैं। उसमें एक हाइपर ऑस्मोलस एजेंट्स हैं लाइक लेक्टिलोज है, साल्बिटोल है और पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल है। उसके अलावा सपोजिटरी ग्लाइसरीन केसाकोडाइल आते हैं, स्टिमुलेंट आते हैं, सीना केसाकोडाइल, फाइबर्स लेना चाहिए। स्टर्लिंग लग्जरी आते हैं जैसे मिल्का मैग्नीशिया, लुब्रिकेंट आते हैं, मिनरल एनिमास आते हैं, टे वाटर फास्फेट, सो वाटर एनिमा यूज। ये डिपेंड्स करता है कि आपको क्या यूज कॉन्फ़िगरेशंस क्लासिफिकेशन वही है, नॉर्मल ट्रांजिट, स्लो कॉलोनिक ट्रांजिट, डिफिकल्टी डिसऑर्डर्स। इवेल्युएट हम कैसे करते हैं कि इसको डिफिकल्टी डिसऑर्डर्स है या स्लो कॉलोनिक डिसऑर्डर है। उसमें ट्रांजिट स्टडी आती है, एनोरेक्टल मैनोमेट्रिक बैलून एक्सपल्जन टेस्ट आते हैं और डेफिकोग्राफी आती है। तो इनसे पता चलता है कि इनको प्राइमरी कॉन्स्टिपेशन कैसे। डिफिकल्टी डिसऑर्डर्स की हुई है एडिक्वेट अर्ज, डेली विजिट्स, प्रोलॉन्ग रियल टाइम, डिजिटल इवेंट, पेरिमेट्रेशन। तो ये थोड़े क्लू होते हैं जिससे पता चलता है कि डिफिकल्टी डिसऑर्डर्स है। डिफिकल्टी डिसऑर्डर्स में बहुत से लोग जो थिंकिंग करते हैं पेल्विक फ्लो की वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है। तो पेल्विक फ्लो डिसऑर्डर में क्या होता है कि आपका एबनॉर्मल ये आर्म होता है नॉर्मल और एबनॉर्मल वीटी होता है। तो इससे क्या होता है कि एब्सेंस जो आपकी जो होती है वो ये यूजुअली होता है हर्शबर्ग्स डिजीज में और हाई आरपी या एसपी होता है एनएस मार्सियानल फिशर में। बाकी एबनॉर्मल बीजी होता है, एबनॉर्मल एनोरेक्टल एंगल या पेरिमेडिसिस में जो होता है। बायोफीडबैक थेरेपी ये थेरेपी होती है जो बहुत से लोगों को दवाइयों की जरूरत नहीं होती है, उनको ये बायोफीडबैक यूँ समझिए साइकोलॉजिकल उनको थेरेपी दी जाती है कि आपको स्ट्रेन कैसे करना है, आपको जोर कैसे लगाना है। तो 40% ऑफ क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन को जिनमें ये चीज़ें होती है पैराडॉक्सिकल एनल कॉन्ट्रैक्शंस वो बायोफीडबैक की तरह समझाते हैं, कुर्सी पर बिठाते हैं, उनके सामने वीडियो दिखाते हैं किस तरह आपको स्ट्रेन करना है, पुश एफर्ट कैसे करने हैं, एनल रिलैक्सेशन इनकम्प्लीट है क्या है, अल्टरनेटिव सेंसेशन, ये सारी चीज़ें आपको बायो बायोफीडबैक के जरिए समझाया जाता है पेशेंट्स को कि इस तरीके से आपको ये मेथड्स घर में करने हैं। तो इससे आपकी जो है ट्रांजिट टाइम इंक्रीज होगी, डिसएनर्जिया कम होगी। न्यूरोमस्कुलर ट्रेनिंग होती है, इवन ऑपरेटिंग कंडीशन टेक्निक है और विजुअल क्यूज है। टॉयलेट ट्रेनिंग की जाती है जिसमें कैपिटलाइज on intrinsic physiological mechanisms, avoid certain maneuvers, ड्यूरेशन ऑफ सेशन 30 to 60 मिनट्स होते हैं, 4 to 6 सेशन, रीइंफोर्समेंट सेशन, टाइम कंज्यूमिंग, लेबर इंटेंसिव। ये सारी बायोफीडबैक में यूँ समझिए वेल सेल हुआ मैनुअल्स हैं जिससे ये डिसएनर्जिया पेल्विक फ्लो डिसऑर्डर्स को ये बेहतर करते हैं। अब आवाज़ सही आ रही है? Our experience in biofeedback, 110 patients in the last 3 years, difficulty disorder था, vehicle incompetent, 80 to 85 patients had significant, उनको अच्छा response आया है। रोल ऑफ सर्जरी क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन में रोल है नहीं है, लेकिन अगर अंडरलाइन सेकेंडरी डिसऑर्डर्स हैं लाइक हर्शबर्ग्स डिजीज है, यूजुअली ये बच्चों में होती है, या रेक्टोसील है। रेक्टोसील का मकसद ये है कि जो रेक्टम है वो बाहर आ जाता है। जब हम प्रैक्टिस में आएंगे बहुत से बच्चे बहुत से पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो कहते हैं जब ये स्टूल पास करते हैं तो इनकी आंख बाहर आ जाती है, दिस इज रेक्टोसील। और कोलोनोक इनर्शिया उसको कहते हैं जो नॉर्मली जो ट्रांजिट टाइम होता है वो नेचुरली डिक्रीज होता है। तो इनके लिए थोड़ा बहुत सर्जरी का रोल है, अदरवाइज क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन में सर्जरी का रोल नहीं है। डायग्नोस्टिक असेसमेंट ऑफ क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशंस वही है, पेशेंट्स की हिस्ट्री लेनी है।
पेशेंट्स हिस्ट्री है जिसमें नेचर ऑफ सिम्टम्स, ड्यूरेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, लेक्सिटिव यूज, फैमिली हिस्ट्री ऑफ बाउल डिस्टर्बेंसेस, असेसमेंट ऑफ इमोशनल डिस्ट्रेस और अफेक्टिव डिसऑर्डर्स। तो ये हमेशा ये पेशेंट्स हिस्ट्री आपको लेनी है। फिजिकल एग्जामिनेशन में एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करें, एनोरेक्टल पेरिएनल एग्जामिनेशन करें, न्यूरोलॉजिकल फंक्शन आप देखें, लैब टेस्ट में ग्लूकोज कराएं, इलेक्ट्रोलाइट्स कराएं, कैल्शियम कराएं, थायराइड फंक्शन टेस्ट कराएं, कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, रूल आउट करें, सिग्माइडोस्कोपी एंड कोलॉन के लिए उनको भेजें। उनके अलावा स्पेशलाइज्ड टेस्टिंग इज नीडेड। अगर आपको लगता है तो आप स्पेशलाइज्ड टेस्ट भी मैंने कहा, अगर आपको लगता है कि प्राइमरी कॉन्स्टिपेशन है तो गो फॉर द बेरियम मिनिमा, कोलोनिक ट्रांजिट टाइम टेस्ट होती है, एनोरेक्टल मैनोमेट्री होती है, बलून एक्सपेरियन टेस्ट होते हैं, बेरियम डेफिकोग्राफी होते हैं। ये जितने भी नीचे जो लास्ट वाले हैं ये सारे सिर्फ प्राइमरी कॉन्स्टिपेशन को रूल आउट करने के लिए किए जाते हैं। ऊपर जितने भी टेस्ट हैं ये सारे सेकेंडरी काजेस को देखने के लिए किए जाते हैं। All constipations are not IBS. Clinical history excludes secondary causes, difficulty disorders to be kept in mind. Anorectal manometry transit study very useful, significant overlap. Use more than one test, biofeedback therapy, treatment of choice in difficulty disorders. यही है समरी का, इसका यही है कि हर कॉन्स्टिपेटेड आईबीएस नहीं होता और आपको हमेशा क्लिनिकली हिस्ट्री एग्जामिनेशन हमेशा सेकेंडरी काजेज रूल आउट करने होते हैं, क्योंकि आप सेकेंडरी काजेज रूल आउट करेंगे तो मरीज की कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाती है, तो उसको सेकेंडरी कॉन्स्टिपेशन ठीक प्राइमरी नहीं होती है। फिर उसमें सारे बायोफीडबैक ये वो सारी चीज़ें उसी में ही सारी दी हुई है, एनोरेक्टल मैनोमेट्री वगैरह। ये ब्रिस्टल स्टूल फॉर्म स्केल है जिसमें टाइप 1 ये है कि सेपरेट हार्ड लंप लाइक नट्स हार्ड टू पास। ये डिफरेंट स्टूल फॉर्म स्केल्स है जिसको आप काउंट कर सकते हैं। बलून एक्सपर्जन टेस्ट इस तरीके से होती है। ये हमेशा चेक लिस्ट होती है कि हाइपोथायराइड आपने देख लिया, पार्किंसन देख ली, डायबिटीज देख ली, अपने पार्किंसन ड्रग्स तो नहीं ले रही है, हिस्टामिनिक तो नहीं ले रही है, कि स्टमिन तो नहीं ले रही है, सारी हमेशा चेक लिस्ट होती है। तो सबसे पहले जब भी मरीज आपकी क्लिनिक में आता है हमेशा आपको पहले जहन में ये है कि कॉन्स्टिपेशन इसको प्राइमरी है सेकेंडरी है। प्राइमरी है तो प्राइमरी के लिए कुछ भी नहीं होता। ये जो टेस्ट यहाँ लिखे जो मैंने लिखे हैं उसमें सिग्माइड कोलोनोस्कोपी हमारे यहाँ होती है, बाकी कोई चीज़ यहाँ होती ही नहीं है। इसमें न डेफिकोग्राफी पाकिस्तान में होती है, न एनोरेक्टल मैनोमेट्री होती है, न बैलून एक्सपेरियन टेस्ट पाकिस्तान में होता है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें होती नहीं है। तो जो इनकी ट्रीटमेंट है जिसमें बायो फीडबैक है वो भी पाकिस्तान में नहीं है तो कहीं कॉन्सेप्ट नहीं है। तो हमेशा हम कॉन्स्टिपेशन वाले के सेकेंडरी काजेज रूल आउट करते हैं कि भाई थायराइड नहीं है, पार्किंसन नहीं है, डायबिटीज़ नहीं है, न्यूरोलॉजिकल और डिसऑर्डर नहीं है, एनोरेक्टल कोई इशू नहीं है। फिर प्राइमरी इश्यूज होते हैं तो प्राइमरी में फिर हम दवाइयाँ देते हैं, किसी को लेक्टुलोज देते हैं, किसी को लेक्सोप्रान देते हैं, डिफरेंट नाम से डिफरेंट से देते हैं, क्योंकि हमें फिर टेंशन नहीं होती कि यार इसको प्राइमरी है। प्राइमरी में ये तो उसको कब्ज तो रहती है लेकिन उसको कोई और इश्यूज नहीं है, या ड्रग्स ऐसी वो ले रहा है जिसको हम कहें यार ये दवाइयाँ बंद कर दें, ये दवाइयाँ आपको कब्ज करा रही हैं तो ये आप बंद कर दें, इसकी जगह ये अल्टरनेट आप ले लें। और बाकी प्राइमरी में डिफरेंट आपको जो है ना दवाइयाँ देनी होती हैं, जो मैंने शुरू में आपको दिखा दी थी तो डिफरेंट दवाइयाँ ये थी। तो हम हर बार मुख्तलिफ नाम से मुख्तलिफ दवाइयाँ हम देते रहते हैं, क्योंकि कुछ है नहीं इनको देने के लिए, यही होता है कि हम दवाइयाँ दें। उसमें आप हाइपरोस्मोलर एजेंट देना चाहें तो लेक्टुलोज आता है, हमारे यहाँ पैग आता है, सपोजिटिव में ग्लाइसिन सपोजिटीज आती हैं, इनिमा हमारे यहाँ आते हैं, और आपके अलावा जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया सिरप आता है, मिनरल आयर आते हैं। हम ओरली बेसाकोडायल सीना फाइबर्स इस फंगल की दूसरी जो होती है इसमें फाइबर्स होते हैं। तो प्राइमरी कॉन्स्टिपेशन में कोई खास तो होता नहीं है, जो ट्रांजिट टाइम है वो नेचुरली स्लो होता है, या पेशेंट आईबीएस सी होता है कॉन्स्टिपेटेड, या डिसएनर्जी होती है कि पेल्विक फ्लोर जो है वो कोऑर्डिनेट करता नहीं कर पाता है कि कब स्टूल करना है नहीं करना है। ठीक है, थैंक यू, ये इतना ही था। और कोई क्वेश्चन कुछ बात पूछनी है तो पूछ लें। ज़्यादातर ओपीडी में पेशेंट्स कॉन्स्टिपेशन के ज़्यादा आते हैं और यूजुअली गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास ये रिपोर्ट होते हैं। तो कोई और सवाल कुछ पूछना हो तो बता दें।
ओके। सही है।